नमस्कार। आज हम लोग फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी अदानी के बारे में और अदानी की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आई, कौन सी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी से एक रिपोर्ट मांगी थी कि आप अक्टूबर से इस मामले में, एफपीआईज के मामले में और सेबी के मामले में जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से पैसा जो है वो रूट किया जाता है। राउंड ट्रिपिंग से 100 रुपये का शेयर 4,000 रुपये पे पहुंच गया, तो उस पर आपने क्या इंक्वायरी की और जिन एफपीआईज के थ्रू ये पैसा अदानी के शेयर्स में, अदानी की कंपनियों में लगाया गया, उनके पीछे कौन कौन लोग हैं और क्या क्या कारण है, इस पे रिपोर्ट दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को सेबी ने एक रिपोर्ट दी जिसपे सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने ऑब्जेक्शन भी लिया था। वो ऑब्जेक्शन क्या था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं अपने दर्शकों को रिमाइंड करा दूं कि अदानी कंपनी के एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट जनवरी 24, 2023 में आई थी, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अदानी की जो कंपनी है, जो रूल्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उसमें 75% इक्विटी तक प्राइवेट हो सकती है कंपनी के प्रमोटर्स की और 25% फ्री फ्लोट शेयर होने चाहिए। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये इल्जाम था कि ये फ्री फ्लोट शेयर नहीं है और 90% से ज़्यादा कंपनी जो है उसकी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो अदानी के पास है, अदानी की ग्रुप कंपनीज के पास है, अदानी के शेयर्स अदानी की फैमिली में हैं। और उसमें जो एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान के निवेशकों का पैसा है, जो हम पब्लिक का पैसा है, उस पैसे का इस्तेमाल शेयर के प्राइस को बढ़ाने में किया गया। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई इस देश में, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर के प्राइस को रिग करने के लिए यूज की गई, राउंड ट्रिपिंग के लिए यूज की गई और उससे और लोन लिए गए, जिसमें कई कंपनियां खरीदी गई, एसीसी खरीदी गई, अंबुजा सीमेंट खरीदी गई और एनडीटीवी तक का हॉस्टाइल टेक ओवर किया गया। तो ये सब सच क्या है, ये आप स्लाइड 1 देखिए। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने ये इल्जाम लगाया कि $5.7 बिलियन का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था अदानी के पास, वो बहुत सारी ओपेक ओवरसीज एंटिटीज हैं जिनके थ्रू वो पैसा आया और ज्यादा से आधे से ज्यादा पैसा जो है वो अदानी की ग्रुप कंपनियों का बाहर से आया है, जिसमें करीब $2.6 बिलियन का निवेश 2017 और 22 के बीच में इंडिया में किया गया, जो कि करीब 45.5% ऑफ $5.7 बिलियन पड़ता है। इतना पैसा जो है वो एफडीआई से आया और उस पैसे को 2017 से 22 तक अदानी की कंपनियों में निवेश किया गया। ये पैसा किसका था, कहां से आया, और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो एफपीआई के नाम से भारत में निवेश करते हैं और उनका एक गोल्डन हैंडशेक भी है गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया के साथ कि वो अपने प्रॉफिट को रिपैट्रिएट करके कभी भी ले जा सकते हैं, जिसके बेसिस पे ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगाते हैं। तो क्या ये इनडायरेक्ट रूट जो एफपीआई के थ्रू पैसा लगाया जा रहा है, कहीं ये भारत देश का पैसा ही तो नहीं है जो एफपीआई के थ्रू यहाँ लगाया जाता है, उसको रिपैट्रिएट कर दिया जाता है हाई प्रॉफिट मार्जिन पे। तो ये बात सवाल खड़ा हो गया। तो इन हलकों पे, राजनीतिक हलकों में काफी इस पे चर्चा हुई। राहुल गांधी ने भी इल्जाम लगाया कि जब अदानी का शेयर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद 1100 रुपए का हो गया था, तो एक मार्जिन कॉल आई जिसमें $1.1 बिलियन, मानी कि 8,500 से लेके 10,000 करोड़ रुपए तक का देनदारी अदानी की बन गई थी और वो पैसा उनको इमीडिएटली देना था अपने मार्जिन को मेंटेन करने के लिए। और 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने देनदारी की उस दौरान और अपने शेयर को मार्च के बाद संभाला। अब उनका शेयर जो है वो 2300-2400 रुपए पे मार्केट में कोट कर रहा है, जो 1100 रुपए पे चला गया था और एक टाइम पे वो 4,000 रुपए से ऊपर था। अदानी एंटरप्राइज की मैं बात कर रहा हूँ, जो फ्लैगशिप कंपनी है गौतम अदानी की। तो क्या ये 20,000 करोड़ रुपया राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया, कहीं ये पैसा किसका है, ये मोदी जी का पैसा तो नहीं। अब पॉलिटिकल हलकों में काफी हलचल हुई इस बात को लेकर और अदानी ने ये कहा कि मेरे पास ऐसे निवेशक हैं जो मेरी कंपनी में ट्रस्ट करते हैं और मुझे पैसा देते हैं। तो जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया अदानी के शेयर्स में। अदानी की जो अपनी इक्विटी थी, जो उनके फैमिली शेयर्स थे, उन्होंने उनको देके जीक्यूजी से 15,000 करोड़ रुपए रेस किया और जो मार्जिन कॉल थी उस समय की उसको पूरा किया, ताकि उनकी कंपनी पे कोई इल्जाम ना आए कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है, उनके पास कैश नहीं।
ये बात वहां पे आई। अब वो शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की जो बात थी वो वहीं की वहीं रह गई। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो मेन इल्जाम था कि उनका जो पैसा है, जो $100 बिलियन वाइप आउट हो गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद, वो पैसा कहां से आया, कैसे आया, और जो आदमी जिसकी गिनती तीसरे अमीर आदमी के श्रृंखला में गिनी जाती थी, वो 20वें पायदान पर कैसे पहुंच गया। और उसमें यह भी खुलासा आया कि अदानी की जो टोटल डेट है वो करीब $2.5 बिलियन की है, जिसमें फॉरेन निवेश ही $5.4 बिलियन का है, जिसमें $2.6 बिलियन ये कहा जा रहा था जो निवेश किया गया है वो पैसा अदानी का खुद का नहीं है। तो ये डेट वो कैसे क्लियर करेंगे। इसमें सेबी की इंटेग्रिटी पे भी सवाल आया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो उस समय पे एक्शन नहीं लिया अदानी की ग्रुप कंपनीज पे, उस पर सवाल आया। और ये कहा गया कि किस तरीके से मोदी सरकार द्वारा अदानी को संरक्षण प्राप्त है। उनको तमाम मोदी और अदानी के कनेक्शन की बात की गई। राहुल गांधी ने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया। उन्होंने कहा कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो अदानी उनके साथ क्यों होते हैं, और कितनी दफा ऐसा हुआ जब मोदी जी गए हैं उसके बाद अदानी जी ने जाके वहां कॉन्ट्रैक्ट डील साइन की है, और कितनी दफा ऐसा हुआ है कि मोदी जी के कहने पे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। इन तीनों सवालों के जवाब जब उन्होंने मांगे तो उसमें ऑपोजिशन को लेकर बीजेपी में काफी रोष हुआ। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है एक बिजनेसमैन के मामले में, और अदानी का उस समय में पावर जनरेशन हो, ऑयल इंपोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट्स हो, एसईजेड हो, कोल की माइनिंग का काम हो या कोल इंपोर्ट का काम हो, एयरपोर्ट्स जिनका एक्सपीरियंस नहीं था उनको एक एयरपोर्ट से 6 एयरपोर्ट दे दिए गए, एफसीआई के गोडाउन दे दिए गए मेंटेन करने के लिए कि एफसीआई में जितना धान और गेहूं आता है उसकी स्टोरेज का जो कारोबार है वो अदानी से कॉन्ट्रैक्ट करके एफसीआई किराया देगी अपने गोडाउनों पे ही अदानी को। और बांग्लादेश, श्रीलंका और इजराइल में हाइफा पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, बांग्लादेश श्रीलंका में उनको $700 का मिलियन कॉन्ट्रैक्टर कंटेनर प्रोजेक्ट दिया गया, $700 मिलियन का। और वो प्रधानमंत्री मोदी का जब विजिट हुआ था तो शेख हसीना वहां पे थी, उनके कहने पे उनको वो प्रोजेक्ट दिया गया। इजराइल में हाइफा पोर्ट टर्मिनल उनको दिया गया ऑपरेशंस करने के लिए, जो इस साइड का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। बांग्लादेश में हिंदुस्तान में कोयला बंद करके बिजली बना के बांग्लादेश में जो उनका ईओयू एक्सपोर्ट यूनिट को स्वीकृति दी गई जिसमें टैक्सेशन नहीं होगा और उन पे कोई जो है कर नहीं लगाया जाएगा। और बांग्लादेश में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बिजली बना के देने का, उस पर भी बांग्लादेश की पार्लियामेंट में हल्ला मचा कि जब ये टैक्स सेविंग है उनकी और वहां से बिजली बन के आ रही है तो ये बिजली इतनी महंगी क्यों है, बिजली का रेट जो है वो डबल से ज्यादा क्यों है, क्योंकि इससे कम होना चाहिए। तो ये बांग्लादेश के मिनिस्टर ने ये कहा कि मुझे, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने उस टाइम कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अदानी को देना है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। तो उस पर भी काफी हल्ला मचा। फिर उसके बाद किस तरीके से एनडीटीवी के शेयर्स खरीद के हॉस्टाइल टेक ओवर किया गया, क्योंकि आपको ज्ञात हो जब प्रणॉय रॉय ने 2002 के दंगों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की कोशिश की और उनको एक स्टेट डिनर पे उनको पूछा कि 2002 के राइट्स के बारे में आपका क्या कहना है, आप वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे और आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणॉय रॉय को अवॉइड किया और बिना खाना खाए उस स्टेट डिनर से चले गए। और बाद में क्या हुआ, प्रणॉय रॉय की कंपनी को अदानी ने टेक ओवर कर लिया। तो कहीं मोदी जी के आदेश पे तो एनडीटीवी का टेक ओवर नहीं हुआ। तो जो हिंडनबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है उसमें तो ये बड़ा क्लियर कहा जाता है कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म का मामला है, ये अकाउंटिंग फ्रॉड का मामला है, ये स्टॉक मैनिपुलेशन का मामला है। एक वीडियो फाइनेंशियल टाइम्स ने 22 मिनट का जारी किया, उसकी 2 मिनट की क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप क्लिप देखें, फिर उसके बारे में आगे बात करता हूँ। The story of Adani is the story of the world's third richest man being cut down to size by a short seller group on the other side of the world. An industrialist who has been favored by Mr. Modi. The Adani scandal is a wake-up call to the Indian government that we need a complete overhaul of our regulatory system. This crony capitalism has developed because these businessmen play such a key role in building out infrastructure. The Hindenburg report threw a spanner in the works.
On January 24th, a report from US-based short seller Hindenburg Research accused Adani of share price manipulation and fraud, and that ultimately knocked about $100 billion off of their market valuation. Gautam Adani went from being the world's third richest man on the Forbes rich list to somewhere in the 20s. It was extraordinary. The Adani story is a question of who you know versus what markets know. It's a question of whether Adani's connections are strong enough to carry this massive infrastructure empire through the market tumult sparked by a single short report. He has paid back his debt on his personal shareholding, which he had borrowed, about $2.5 billion. Nobody in this country has a concern about the ability to repay debt. So underlying the entire story of Adani, we should never forget, is a very competent man and a very competent businessman who owns fantastic companies with very good cash flows. The fundamentals of our company are very strong, and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. I think the Hindenburg report raised really fundamental questions about investing in India, whether you could trust the corporate governance at listed companies where you had your shares and were parking your own money. I think it also raised broader questions about the integrity of India's institutions, whether it's the stock market regulator, SEBI, or the law enforcement agencies. And finally, the integrity of the business press in India, the extent to which they've been. जैसे कि इस क्लिप में कहा गया है कि मॉरिशस और सिंगापुर फर्म्स जो थी वो सिर्फ अदानी के स्टॉक्स में पैसा लगा रही थी, और अदानी ने इसके बारे में 413 पेजों की रिपोर्ट फाइल की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ एक कैलकुलेटेड अटैक है। अब अदानी साहब कोई हिंदुस्तान की सरकार के नुमाइंदों तो नहीं कि वो हिंदुस्तान अपने अटैक को लेकर वो कहते हैं कि अगर मुझ पर अटैक किया जा रहा है तो हिंदुस्तान की संविधान पे अटैक है या हिंदुस्तान की सरकार पे अटैक है। तो ये उनका कहना इस बारे में गलत था। और राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट से की गई, राजनीतिक हलकों में ये कहा जाता है कि वो उनकी इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने अदानी और मोदी के कनेक्शंस को और अदानी और मोदी की बात को जो है उनके कनेक्शंस को उन्होंने एक्सपोज किया, और जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। और उसका एक रीजन बनाया गया कि उन्होंने, क्योंकि एक भरी सभा में ये कह दिया था कि जो ललित मोदी हैं, नीरव मोदी हैं, मेहुल चौकसी हैं, जो सब चले गए यहाँ से हमारा पैसा लेके, बैंकों का पैसा लेके, उनके नाम के पीछे मोदी क्यों है? क्या ये जो जितने चोर हैं इनके नाम के पीछे मोदी क्यों लिखा है? इस बात को लेकर उन पे केस दाखिल किया गया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पार्लियामेंट से। तो ये आप सब लोगों ने देखा। दूसरी बात ये है कि अदानी जो है उन्होंने एफपीओ अपना कॉल कर रखा था उस टाइम $2.5 बिलियन का, करीब 20,000 करोड़ रुपए का, और वो 20,000 करोड़ रुपए अपनी शॉर्ट टर्म डेट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जिस काम में वो हैं, एयरपोर्ट्स के काम में, पोर्ट्स के काम में, पावर जनरेशन के काम में, ग्रीन एनर्जी के काम में, इसमें जेस्टेशन पीरियड काफी हाई होता है, इसलिए इन चीजों में इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म होती हैं और आरओआई कम होता है। तो डेट्स क्लियर करने का या डेट्स पे ऑफ करने का कैश इन हैंड होना जरूरी है। क्योंकि उन्होंने एसीसी अंबुजा सीमेंट का भी टेक ओवर किया था, तो इस वजह से कैश क्रंच था, तो उन्होंने एक 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ निकाला था। और चूंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जनवरी 24 को आ गई और उनका शेयर जो है $100 बिलियन उनके मार्केट में उनके शेयर्स गिर गए, तो उन्होंने फिर अपना ये जो 20,000 करोड़ का जो था एफपीओ उसको उस टाइम पे रद्द कर दिया था। ये चूंकि मैंने आपको बताया कि अदानी पे ये इल्जाम हिंडनबर्ग ने लगाया था कि 75% शेयर से ज्यादा कंपनियों के शेयर जो है वो अदानी कंपनी होल्ड करती है, और एलआईसी और एसबीआई के निवेश के द्वारा जो शेयर एलआईसी ने एक जमाने में 400 रुपए में मार्केट में वापस दे दिया था, वो उन्होंने 3,000, 3,200 और 3,700 रुपए में वापस खरीदा मार्केट से। तो एलआईसी पे ऐसी क्या अनबन पड़ी थी, जिस शेयर को वो 100 रुपए में खरीद के 400 रुपए में बेच चुके थे, उसको 3200-3700 रुपए में क्यों खरीदा गया? आपको पता है कोई भी फॉरेन फंड या म्यूचुअल फंड अदानी के शेयर्स में पैसा नहीं लगाता है। तो एलआईसी और एसबीआई का पैसा लगाने के लिए किन निदेशकों को कहा गया? क्या इसमें सरकार का हाथ है? ये एक बहुत बड़ी बात खड़ी हो जाती है। रेगुलेटरी सेबी ये कहती है कि स्टॉक मैनिपुलेशन या शेयर मैनिपुलेशन जो है उसमें मई 2023 में सेबी ने एक रिपोर्ट फाइल की और उन्होंने कहा कि शेयर प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहे थे वो अनप्रेसिडेंट थे, ऐसे बढ़ने नहीं चाहिए थे।
अदानी ने ये कहा कि हमारी जो शेयर बैक फाइनेंसिंग है वो करीब $2.665 बिलियन, मतलब कि करीब 20,000 करोड़ रुपए के करीब जो उन्होंने एफपीओ निकाला था वो शेयर बैक फाइनेंसिंग है, और उनकी जो डेट है वो करीब $700 मिलियन की है। तो करीब $700 मिलियन हो गया आपका करीब 52,000 करोड़ रुपया। तो ये जो एसीसी अंबुजा सीमेंट का टेक ओवर हुआ जिसमें उन्होंने डेट रेज की, और कहा जाता है विनोद अदानी की कंपनियों ने पैसा दिया, जो सिंगापुर बेस्ड उनके ब्रदर हैं विनोद गौतम अदानी के, और वो 700 मिलियन की डेट जो रेज हुई वो भी उनके भाई ने दी। वो पैसा किसका है, इस पे वो सवाल खड़ा हो जाता है, और ये मामला फरवरी 2023 से लंबित है, ये सेबी का कहना है। और जो शेयर बैक फाइनेंसिंग है वो वही शेयर बैक फाइनेंसिंग है जिसका उन्होंने एफपीओ निकाल के उसको क्लियर करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लोरिडा बेस्ड जीक्यूजी इन्वेस्टेड जो कंपनी है, जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट कंपनी, उन्होंने मार्च 2023 में अदानी को बेल आउट करने के लिए करीब $2 बिलियन, एक $1.87 बिलियन, यानी कि इसका आकलन करें तो करीब 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने फैमिली जो शेयर्स थे, फैमिली होल्डिंग्स थी, वो जीक्यूजी कंपनी को दी गई, और उसमें करीब टोटल 3.5 बिलियन, मतलब कि करीब ये आप मान लीजिए 30,000 करोड़ रुपया जो है वो रेस किया गया। और इसमें जो थी करीब अदानी ट्रांसमिशन का $1 बिलियन, और एईएल अदानी एंटरप्राइज लिमिट पे $1 बिलियन बैलेंस शीट्स क्लियर करने के लिए, और इन फाइनेंसर को लाया गया, जीक्यूजी इन्वेस्टर को लाया गया, ताकि बैंक्स, बॉन्ड होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को ये दिखाया जा सके कि अदानी की कंपनियां सेफ हैं, सिक्योर हैं। अगर जीक्यूजी इन कंपनियों में 30,000 करोड़ लगा सकती है तो इसका मतलब है कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है, और आने वाले समय में ये डेट्स पे ऑफ हो जाएंगी। मैं आपको इतना बता दूं, 2023 में जो ग्रॉस एसेट्स हैं अदानी ग्रुप कंपनीज के वो करीब $50 बिलियन के हैं, 50 बिलियन यूएसडी के हैं। उसमें उनकी जो डेट है वो करीब 27 से 30 बिलियन है, मतलब कि नेट डेट जो है वो करीब $22 बिलियन की है, और जिसमें उनका इंटरेस्ट अर्निंग, उनकी अर्निंग्स बिफोर टैक्सेशन और डेप्रिसिएशन वो करीब $7 बिलियन की आंकी जाती है। कहने का मतलब ये है 6.8 बिलियन करीब $7 बिलियन की आंकी जाती है। इसका मतलब ये है कि जो कैश बैलेंस है वो करीब $5 बिलियन से भी कम है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, कैश बैलेंस उनका कम है, अर्निंग उनकी $7 बिलियन है, टोटल इन्वेस्टमेंट ग्रॉस एसेट्स जो है वो $50 बिलियन के हैं, जिसमें 30 बिलियन की डेट है। तो नेट डेट उनकी $22 बिलियन है। तो ये काफ़ी एक संवेदनशीलता हो जाती है कि ये कंपनी क्या अपनी डेट्स टाइम पे ऑफ कर पाएगी। जिस तरीके से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलते हैं, जिस तरीके से तेल का वो आयात करते हैं, जिस तरीके से वो कई सारे पोर्ट्स को मैनेज करते हैं, तो कंपनी का ये कहना है कि हमारी जो बिजनेस है वो बहुत ही साउंड है, और आने वाले समय में हम अपने लोन्स जो हैं $30 बिलियन के आराम से पे कर सकते हैं। सेबी ने हालांकि इस बात पे ये फ्लैग किया था या कंसर्न उठाया था कि जो अदानी ग्रुप कंपनीज का स्ट्रक्चर है वो बहुत ओपेक है, मतलब पारदर्शिता नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ें उस कंपनी में जो होती हैं, खासकर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफपीआईज को लेकर, उसमें उनके ज्यूरिडिक्शन को लेकर सेबी भी परेशान थी, और उन्होंने सवाल उठाया कि काफ़ी सारी एम्बिग्विटी है कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इनके मॉरिशस बेस्ड क्यों हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में क्यों हैं, और कंट्रीज में क्यों हैं जहाँ पे वो टैक्स हेवन्स हैं, और इन्वेस्टर्स की एक्चुअल शेयर होल्डिंग या उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन निकलवाना मुश्किल होता है। तो कहीं ये अदानी की कंपनीज, उनके जो ब्रदर हैं सिंगापुर में बैठे हैं, क्या उनके द्वारा तो संचालित नहीं है कि वही पैसा जो है रीरूट करके शेयर को बढ़ा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं अदानी ग्रुप कंपनीज में? क्या ये पैसा इन्हीं का नहीं है? और फ्री फ्लोट शेयर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का अनुमान था कि जो 25% होने चाहिए उससे भी कम है, जिसके बेसिस पे कई अमेरिकन और यूरोपियन बैंक्स ने और स्टॉक मार्केट्स ने ये कह दिया कि इस कंपनी में एम्बिग्विटी ज़्यादा है, इस वजह से हम इनको सेफ लिस्टिंग में नहीं ले सकते, अनसेफ लिस्टिंग में लेंगे। ऐसा कई जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता जताई।
अब क्योंकि एक एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी एक बनाई गई थी मई में, जो इन वायलेशंस को कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% जो है वो क्यों नहीं है, और किस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, वो क्या गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी और उनके ग्रुप कंपनीज जो हैं, क्या ये फैमिली ओन्ड हैं? ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें मैक्सिमम एफडीआई जो है वो अदानी की कंपनीज में आ रही है, इस वजह से इस पे डाउट हुआ कि शेयर होल्डिंग इनकी ज्यादा तो नहीं है। तो जब एफिडेविट सबमिट किया सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में पिछली 10 जुलाई 2023 को, अभी जो 10 जुलाई 2023 गई है, उसमें उन्होंने रेगुलेटरी चेंजेस जो थे एफपीआईज के 2018-19 के रेगुलेटरी चेंजेस है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जितने भी ये बेनिफिशियल ओनर्स हैं जिनको बीओस कहा जाता है एफपीआईज के, वो पीएमएलए एक्ट में 2002 के रेगुलेशंस रिक्वायर करती है कि ये जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ कंट्रोल के बेसिस पे हो, क्योंकि 2018 से पहले ये बेनिफिशियल ओनर्स की आइडेंटिफिकेशन उसी दौर में की जाती थी जिसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट उस एफपीआई का या तो 25,000 करोड़ से ज्यादा हो या एक पर्टिकुलर स्टॉक होल्डिंग हो, जिसमें दो रूल्स लगाए गए। तो एससी मॉनिटरिंग कमेटी को ने क्वेश्चन किया कि क्या इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया अक्टूबर 23, 2020 से ये प्रोब चल रही थी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उसके 3 महीने बाद 24 जनवरी 2023 को आई है, और सेबी ने बोर्ड मीटिंग में अपनी जून 28, 2023 में ये डिस्क्लोजर किया था कि ये जो एफपीआईज हैं ये या तो 50% होल्डिंग करें, इनकी होल्डिंग 50% हो किसी कंपनी में एसेट अंडर मैनेजमेंट में, या वो अमाउंट 25,000 से ज्यादा हो। तो उन केसेस में आपको जो उनके बीओ हैं या जो उनके बेनिफिशियल ओनर्स हैं और या उनके जो फंड मैनेजर्स हैं उनका कंप्लीट डिस्क्लोजर चाहिए। तो क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग में मैंडेट जब किया गया डिस्क्लोजर का जून 28, 2023 को, तो रेट्रोस्पेक्टिव से भी ये कहती है कि क्योंकि जब हमने इन्वेस्टिगेशन चालू की थी अक्टूबर 23, 2020 में, उसमें ये मैंडेटेड नहीं था, तो हम बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव ये लिस्ट मांग नहीं सकते या बता नहीं सकते या हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बेनिफिशियल ओनर्स कौन थे, ये एफपीआईज कौन थी जो ये पैसा अदानी की ग्रुप कंपनीज में लगा रही थी। तो एससी मॉनिटरिंग कमेटी ने ये कहा कि अगर टाइमलाइन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स की बैक डेट से है तो सेबी ये नहीं कह सकती कि पुरानी ट्रांजैक्शन जो हैं वो उस टाइम वायलेशन नहीं कर रही थी, क्योंकि ये लॉ बाद में बना। इसमें बेनिफिशियल ओनर्स या एफपीआईज के जो मैनेजर्स हैं उनका कंप्लीट डिस्क्लोजर चाहिए। अगर 50% से ज्यादा उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है या 25,000 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में सेबी का ये कहना कि वो डिस्क्लोजर्स उस टाइम पे मैंडेटेड नहीं थे, वो लॉ नहीं था, तो हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये गलत होगा। ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी ने ये कहा कि आपको वो इंफॉर्मेशन निकालनी होगी कैसे भी, और वो इंफॉर्मेशन को ये फेयर नहीं है कि ट्रांजैक्शन होने के बाद अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सेबी जो है एक अप्रोप्रिएट एजेंसी को, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को सिर्फ तभी अपॉइंट करेगी जब वायलेशंस को फ्लैग किया जाएगा किसी के द्वारा, ये ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर सेबी की नॉलेज में भी वही बात है कि कुछ मैनिपुलेशन हुई है, एफपीआईज के द्वारा ये भारी संख्या में पैसा एक निवेशक द्वारा एक कंपनी में लगाया जा रहा है, तो सेबी को उसी समय उसका संज्ञान लेना चाहिए था। सेबी ये नहीं कह सकती कि जब हमने संज्ञान लिया हमने तब से रिपोर्ट चालू करके दी, उसके पहले क्या हुआ हमें नहीं पता। तो उसकी अज्ञानता सेबी जो है वो नहीं दिखा सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने ये बारे में बात कही, और उसमें जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उन बेनिफिशियल ओनर्स का, उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी इन चीजों के बारे में संज्ञान लिया है, और एससी कमेटी ने पॉइंट आउट किया कि लेजिस्लेटिव पॉलिसीज जो हैं सेबी की ओनरशिप स्ट्रक्चर को लेके, जो एफपीआईज ने पैसा लगाया अदानी में, वो एक तरफ जा रही हैं, और जो उनकी इन्फोर्समेंट है जिसको ये सचेत रहना चाहिए था कि किस तरीके से एफपीआईज इस अदानी की ग्रुप कंपनीज में पैसा लगा रही हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 90% से भी ज्यादा एक ही कंपनी में है, तो सेबी की इन्फोर्समेंट जो है
वो आंखें मूंदे क्यों बैठी थी? तो ये है कि ओनरशिप स्ट्रक्चर्स को उनकी जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी है उसको मॉनिटर करना और इन्फोर्समेंट को उसको रोकना, दोनों ही मामले सेबी को एक जो उनका एक जो वॉचडॉग की तरह उनको देखना चाहिए था। उसमें उन्होंने जो है गलती की है या उन्होंने उसमें भूल की है, और ऐसी भूल करना जो है वो सेबी के लिए ठीक नहीं है और उनको नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब मामले को रफा दफा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि $3.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट फ्लोरिडा बेस्ड जीक्यूजी ने ऑलरेडी कर दी है, 20-25 हजार करोड़ रुपए का जो नुकसान था वो पूरा कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी का ये इल्जाम है कि ये जो 20-25 हजार करोड़ रुपए उनको दिया गया है अपनी शॉर्ट टर्म डेट्स क्लियर करने के लिए, वो और किसी का पैसा नहीं है, वो मोदी जी का पैसा है। खैर ये पॉलिटिकल विषय है, इस पे तो हम नहीं कह पाएंगे, पर ये जरूर है कि सेबी का जो रोल था एज ए लीगल वॉचडॉग और एज ए एनफोर्समेंट, दोनों में उसमें कमी पाई गई। और जो एक इन्वेस्टिगेशन अक्टूबर 2020 से चल रही थी, वो 2023 में भी उसका फाइनल कंक्लूजन नहीं हुआ। उस रिपोर्ट में आगे क्या हुआ और क्यों उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, इस पे ऑपोजिशन का बहुत बड़ा इल्जाम है। और अमेरिका में भी एक इंक्वायरी इस पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे चल रही है, क्योंकि अमेरिका के निवेशकों का भी पैसा लगा हुआ है, उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज काफी स्ट्रिक्ट हैं। और आपने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, तो अमेरिका में जब इस बार वो गए तो उनके साथ गौतम अदानी नहीं थे, मुकेश अंबानी थे। तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में क्या हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब विषयों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सतर्क रहें, इंफॉर्मेशन को ढंग से पढ़ें, उनका डेटा माइन करें और ये देखें कि सरकार की मंशा क्या है और कर क्या रही है। क्या अदानी अंबानी को लेकर वो इतनी सक्रिय है कि वो ऑपोजिशन के इल्जाम को भी नहीं लेगी और जो सवाल पूछेगा उसको पार्लियामेंट से बर्खास्त कर देगी, और एक अथॉरिटेरियन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के तौर पर कि 2 आदमी सरकार में जो हैं वो सरकार को चला रहे हैं और 2 आदमी सरकार से सारे कॉन्ट्रैक्ट बटोर रहे हैं, सरकार का माल पानी खा रहे हैं, और चारों ही गुजरात से हैं। क्या इस पे पब्लिक को, ऑपोजिशन को और देश के नागरिकों को इस पे सवाल नहीं करना चाहिए? इन्हीं सब थॉट्स के साथ मैं आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स लिखें, मैं पढ़ता हूं मेरा, और अगर अपने अगले प्रोग्राम में उन कमेंट्स को लेकर मैं चर्चा भी करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।